हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप सभी लोगों की पढ़ाई ठीक चल रही होगी। और हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो अल्टरनेटिंग करंट चल रहा था। तो अल्टरनेटिंग करंट्स में हमने जो है करंट में आपका बहुत सारे जो है सर्किट्स पढ़े थे, जैसे जो है एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली, एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टर ओनली, एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली, जैसे एलआर सर्किट दैट इज एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर एंड रेजिस्टर, एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर एंड रजिस्टर। ऐसा हमने 5 सर्किट आपके पढ़े थे। तो इनके बारे में मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराए थे और कुछ बहुत अच्छी जानकारी आपको प्रोवाइड की थी। तो आज जो है हम उसी सीरीज में जो है आगे बढ़ रहे हैं और उसका जो है सर्किट नंबर जो है आपका 6 कर रहे हैं, 6th जो है एसी सर्किट कर रहे हैं। जो ये सारा आपके जो कोर्स में है सब सीरीज में है बेटा, पैरेलल में भी होते हैं सर्किट्स। तो लेकिन हम सीरीज में ही पढ़ेंगे, अगर आपको पैरेलल में पढ़ना हो तो मुझे बताना। तो आज हम लोग जो है जो टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं वो एलसी सर्किट पढ़ रहे हैं, यानी कि एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर एंड इंडक्टर इन सीरीज। यदि कोई ऐसी सर्किट आपके पास है जिसमें कैपेसिटर और इंडक्टर जो है सीरीज में लगे हुए हैं और उसमें एक अप्लाइड सोर्स अल्टरनेटिंग सोर्स लगा हुआ है, तो ऐसे सर्किट को एलसी एसी सर्किट के नाम से जाना जाता है। और इस सर्किट में कैसे काम करते हैं इसके बारे में अब हम जानकारी ले रहे हैं, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि यदि जो है किसी एसी सर्किट के पास सिर्फ जो है इंडक्टर ही इंडक्टर मौजूद हो, तो उस वक्त उस इंडक्टर के अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप होती है या वोल्टेज होती है, तो वो कितना इंड्यूस ईएमएफ उसमें डेवलप होता है। EL इज इक्वल टू आई इंटू एक्सएल विच इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा एल, बिकॉज एक्सएल इज योर इंडक्टिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस इज गिवन बाय ओमेगा एल। तो आई इंटू ओमेगा एल ये हो गया। और हमने ये भी पढ़ा था इसमें, जब फेजर हमने इसका पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि ऐसा ऐसी सर्किट जिसमें केवल जो है आपका इंडक्टर मौजूद हो, तो उस केस में जो है आपका वोल्टेज जो है अक्रॉस द इंडक्टर क्या करता है आपका, leads the current by a phase angle of 90 degree, that is voltage across the inductor, that is EL, leads the current by a phase angle of 90 degree. In the same manner हमने दूसरे सर्किट में पढ़ा था जिसका नाम है एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। सिर्फ कैपेसिटर कैपेसिटर हो, आप इसको भूल जाइए, आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि सिर्फ कैपेसिटर कैपेसिटर हो। तो उस केस में हमने पढ़ा था कि जो कैपेसिटर के अक्रॉस में जो वोल्टेज होती है वो करंट से जो है 90 डिग्री पीछे चलती है फेज एंगल में, ठीक है। तो ये है आपका, और इसके अक्रॉस में मान लीजिए वोल्टेज EC है वो कि I इंटू एक्स के नाम से जानी जाएगी, वेयर XC इज योर इन कैपेसिटिव रिएक्टेंस के नाम से जानी जाती है, जो कैसा लिख सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा सी, बिकॉज XC इज योर 1 अपॉन ओमेगा सी। तो आई नॉट इतना आ गया, इतना वोल्टेज इसके अक्रॉस में है। तो हमने क्या कहा कि इस सर्किट में जिसमें केवल आपका कैपेसिटर मौजूद हो, तो उसमें जो है करंट जो है आपका वोल्टेज से यानी कि EC से, यानी कि इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज है उससे 90 डिग्री आगे चलती है। लेकिन हम काम किस में कर रहे हैं बेटा, हम इस सर्किट में काम कर रहे हैं जिसमें दोनों लगे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है जब हम इसका नया फेजर डायग्राम बनाएंगे तो इन दोनों के अकॉर्डिंग ही बनेगा वो। तो उसको बनाने का यहाँ पे प्रयास करते हैं और मैं आपके सामने उस डायग्राम को ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ये करंट है आपका, ठीक है, ये करंट को शो कर रहा है, दिस वन इज योर करंट, ठीक है। तो और करंट से वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कितना आगे चल रहा है बेटा, देखो EL आगे चल रहा है, तो ये EL लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। इन द सेम मैनर जो है आपका करंट जो है वोल्टेज से, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर से जो है 90 डिग्री आगे चल रहा है, तो जाहिर सी बात है ये नीचे ही होगा। तो ये कितना हो गया आपका EC, ये 90 डिग्री आगे चल रहा है तो ये 90 हो गया आपका, और ये भी 90 डिग्री आगे चल रहा है करंट से, तो कितना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि जब इन दोनों सर्किट्स में हम काम कर रहे होते हैं, जब इन दोनों एलिमेंट्स को मिला देते हैं तो कभी ये डोमिनेट कर जाता है, कभी ये डोमिनेट कर जाता है। ये डोमिनेट कब करेगा, यानी कि जब इसका वोल्टेज जो है इसके वोल्टेज से ज्यादा होगा, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर से ज्यादा हो किसका, इंडक्टर का वोल्टेज। तो इंडक्टर का वोल्टेज कब ज्यादा होगा, जब इसका इंडक्टेंस जो है L जो है जब बहुत ज्यादा हो, और इस कैपेसिटर का कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो। तो कैपेसिटर की कैपेसिटी ज्यादा होगी तो इसका ये EC कम हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, देखो। तो इस केस में EC जो है लेस हो जाएगा EL के। एक कंडीशन तो ये बनी कि EL इज ग्रेटर देन EC, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या, ऐसा भी तो हो सकता है कि EC डोमिनेट कर जाए EL से, ठीक है। तो EC यदि मान लीजिए कैपेसिटर जो है डोमिनेट कर रहा है आपका इंडक्टर से, तो इंडक्टर से डोमिनेट करेगा तो उसके अक्रॉस में जो वोल्टेज है वो ज्यादा हो गई इसके तुलना में, तो यानी कि EC इज ग्रेटर देन EL।
ऐसा ऐसा कब हो सकता है? जब इसके कैपेसिटर की कैपेसिटी जो है बहुत कम हो और इंडक्टर की कैपेसिटी भी इंडक्टर का इंडक्टेंस क्या हो, कम हो। तो ये कम होगा तो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये कम हो जाएगा, और ये अगर कम होगा तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसको ज्यादा कर देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास दो कंडीशन, इन दो कंडीशनों में इसके फेजर क्या बनेंगे उस चीज को अब हम यहाँ पे एक वन बाय वन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वन बाय वन मैं इनके फेजर्स को बना रहा हूं। तो सबसे पहला फेजर जो है मैं यहाँ पे आपके सामने जो ड्रॉ कर रहा हूं वो इस केस के लिए ले रहा हूं, यदि इफ EL इज ग्रेटर देन EC, यदि EL EC से बड़ा है यानी कि EL की वैल्यू कितनी है, I इंटू XL, यानी कि I इंटू XL इज ग्रेटर देन I इंटू XC, ये हो गया। और यानी कि ओमेगा L इज ग्रेटर देन 1 अपॉन ओमेगा C, ऐसी कुछ कंडीशंस आपके पास हो। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है देखते हैं, इसका फेजर कैसा बनेगा। इसके फेजर को यहां पे ड्रॉ करते हैं, देखिए जरा, ये फेजर मैं बना रहा हूं इसका। ठीक है, तो ये फेजर बन रहा है, देखिए। तो नीचे की साइड क्या है बेटा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये सॉरी वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, दैट इज EC, ये हो गया आपका। और ऊपर की साइड क्या है बेटा, EL, दैट इज वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। और यहां की साइड क्या है आपका, करंट। ये देखिए हो गया। अगर ये डोमिनेट करेगा तो जाहिर सी बात है वैल्यू, रिजल्टेंट वोल्टेज की वैल्यू जो है कहां की साइड होगी, ऊपर की साइड होगी। क्यों, हमने जो है शुरू में पढ़ा था, देखा होगा, मैं बार बार आपसे बोल रहा था कि फेजर डायग्राम किन्हें कहते हैं, जिसमें करंट वोल्टेज, जिसमें वोल्टेजेस और जो है आपका इंपिडेंस को जो है या रिएक्टेंस को जो है आपका वेक्टर फॉर्म में क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जाहिर सी बात है ये वेक्टर्स हैं, दीज टू आर वेक्टर्स। ठीक है, इफ EL डोमिनेट करता है, EL डोमिनेट करता है, दैट इज द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर डोमिनेट EC, तो ढाई सी बात है रिजल्टेंट वोल्टेज कहां की साइड हो जाएगा, ऊपर की साइड हो जाएगा। एंड द वैल्यू ऑफ दैट वन इज गिवन बाय EL, उसकी वैल्यू को मैं यहां पे लिख लेता हूं, तो कितना हो जाएगा, EL माइनस EC, ऊपर की साइड हो जाएगा। ये हमको सबको समझ में आ रहा है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो EL माइनस EC कितना होगा, ये जो रिजल्टेंट वोल्टेज है E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, EL माइनस EC, इतना रिजल्टेंट वोल्टेज आ रहा है। जब इस कंडीशन पे, कब, जब जो है वोल्टेज अक्रॉस दी इंडक्टर इज ग्रेटर देन वोल्टेज अक्रॉस दी कैपेसिटर हो। तो EL के अक्रॉस में कितनी वोल्टेज है, देखो I इंटू XL, तो इन प्लेस ऑफ दिस यू कैन पुट I इंटू XL, और इन प्लेस ऑफ दिस यू कैन पुट I इंटू XC, I इंटू XC, which will give resultant voltage E. तो resultant voltage E is equal to I into XL माइनस XC। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसको ध्यान से देखें, दिस इंप्लाइज इज E अपॉन XL माइनस XC इज इक्वल टू I, वेयर XL minus XC is equal to Z is equal to impedance of the LC circuit. Impedance of the LC circuit. ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, omega L minus 1 upon omega C, because XC is your 1 upon omega C and XL is your omega L, is equal to Z, that is the impedance of this LC circuit. ये आ गया आपका। ठीक है, देखिए इतनी वोल्टेज इसमें अप्लाइड है, कितनी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अप्लाइड थी, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, इसमें अप्लाइड है। तो इस केस में इसमें इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन क्या बनेगी, तो हमें क्या पता चला, देखो जब इस कंडीशन, ऐसी कंडीशन हो, ये कंडीशन दैट इज द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इज ग्रेटर देन द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर हो, तो उस केस में ये 90 डिग्री आगे चल रही है, दैट इज द रिजल्टेंट वोल्टेज लीड्स द करंट बाय फेज एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो फेज का तो कोई चक्कर ही नहीं है कैलकुलेट करने का, डायरेक्ट पता चल रहा है हमको। ठीक है, तो करंट कैसे लिखेंगे, तो करंट I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। देखो वोल्टेज की इक्वेशन ये है, वोल्टेज की इक्वेशन कितनी है, इंस्टेंटेनियस E नॉट साइन ओमेगा टी, इससे 90 डिग्री पीछे चल रही है, यानी कि पीक वैल्यू साइन ओमेगा टी 90 डिग्री पीछे चल रही है, तो कैसा लिखूंगा, पाई बाई टू इज योर 90, ये आ गया, पीछे चल रही है ना करंट, तो जाहिर सी बात है 90 डिग्री मैंने उससे क्या कर दिया, माइनस कर दिया इस ओमेगा टी से। समझ में आ रही बात ये। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे हमें जाननी है कि इस केस में डोमिनेट कौन कर रहा है, तो डोमिनेट इसमें कौन कर रहा है, इंडक्टर कर रहा है।
तो जाहिर सी बात है सर्किट में ज्यादातर जो भी मतलब जो पूरी जो सर्किट की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो किसके ऊपर डिपेंड कर जाएंगी, इंडक्टर के ऊपर डिपेंड कर जाएंगी। जो डोमिनेट करेगा, जैसे जिसकी गवर्नमेंट आएगी तो उसी के अकॉर्डिंग सारे जो है लॉज बनेंगे आपके। तो इन द सेम मैनर यहाँ पे ये दो कैंडिडेट हैं, इन दो कैंडिडेटों में जैसे लोकसभा का इलेक्शन हुआ तो ये कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट है, ये जीत गया आपका, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अब जो लॉज बनेंगे वो इनके अकॉर्डिंग जो है बनने लगेंगे, जनता के लिए, जनता के अकॉर्डिंग तो बनेंगे लेकिन इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी कि ये जो चाहेगा जब चाहेगा तब जाके इस लॉ को पास करेगा। कहने का मतलब सारी प्रॉपर्टी सर्किट की क्या हो जाएगी, इंडक्टर के अकॉर्डिंग हो जाएगी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इस केस में सर्किट जो है इंडक्टर की तरह बिहेव करता है, यानी कि इंडक्टिव सर्किट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, इंडक्टिव सर्किट। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस कंडीशन में, तो आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि किस कंडीशन में वो इंडक्टिव होता है, तो इस कंडीशन में होता है दैट इज EL इज ग्रेटर देन EC, या XL इज ग्रेटर देन XC, या ओमेगा L इज ग्रेटर देन 1/ωc, ऐसी कंडीशन में हो सकता है, ठीक है। या इसको सॉल्व करिए, ओमेगा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1/LC, इस कंडीशन में ये जैसे लिख सकते हैं ना इसको, ओमेगा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1/LC, ऐसा भी हो, तब भी जो है क्या होगा, इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ये हमें एक बहुत अच्छी जानकारी यहां से प्राप्त हुई, ठीक है। तो इसको नहीं लिखते हैं फिलहाल, इतना ही याद रखें क्योंकि मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। ये बात सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहां पे फेज एंगल कितना बना, फाई इज इक्वल टू कितना है बेटा, दोनों के बीच में 90 डिग्री। देखो आई करंट और वोल्टेज के बीच में जो है एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। अब दूसरा केस ले लेते हैं बेटा। दूसरा केस क्या है, देखो जरा आप दूसरा केस को बनाते हैं। यहाँ पे दूसरा केस हमारा, यहां तक हमारा पहला केस हो गया, ठीक है। अब दूसरा केस हम बना रहे हैं, ठीक है। ये सेकंड केस है। सेकंड केस के लिए इफ यदि क्या हो, XC इज सॉरी XC ना पहले करके वोल्टेज करके लिख लेते हैं, EC इज ग्रेटर देन EL, यानी कि द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज ग्रेटर देन द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, दैट इज I इंटू XC इज ग्रेटर देन I इंटू XL, ऐसा हो, ठीक है। और दैट इज 1/ωL इज ग्रेटर देन ओमेगा 1/ωc इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन 1/ωL, ये आ गया आपका। तो ये कंडीशन पे क्या होगा अब हम ये देख रहे हैं, यानी कि जब ये जो है इसकी वैल्यू यानी कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जो है इंडक्टर से ज्यादा हो, तो उस केस में अब हम इसका जो है फेजर डायग्राम बना रहे हैं। जरा ध्यान से देखिए फेजर डायग्राम, ठीक है। ये फेजर डायग्राम है। तो ये तो आपकी करंट हो गई बेटा, ये आपका EL हो गया, और ये क्या हो गया आपका EC। ये डोमिनेट कर रहा है, येलो वेक्टर डोमिनेट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है रिजल्टेंट वेक्टर कहां के साइड होगा, EC माइनस EL इज इक्वल टू नेट वोल्टेज E। और ये एंगल कितना बना रहा है, देखो करंट के साथ 90 डिग्री। तो फेज एंगल तो दोनों ही केसों में 90 है, ठीक है। लेकिन इंस्टेंटेनियस इक्वेशन जो है आपकी करंट की बदलेगी, ठीक है। वो अभी हम बाद में बात करते हैं, तो पहले इसको बात कर लेते हैं। तो नेट वोल्टेज E इज इक्वल टू कितना हो गया, देखो जरा ध्यान से, E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, EL EC माइनस EL विच इज इक्वल टू EC कितना है बेटा, I इंटू XC, I इंटू XC माइनस वो कितना है आपका I इंटू XL, I इंटू XL। तो I को कॉमन निकाल लेते हैं, तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E अपॉन XC माइनस XL विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E अपॉन Z, where Z is the impedance of this circuit। और impedance Z कैसा नजर आ रहा है, Z is equal to कितना आ रहा है, XC minus XL is equal to ओमेगा 1/ωc, क्योंकि XC 1/ωc होता है, माइनस 1/ωL। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, ओमेगा L माइनस 1/ωc, यहाँ पे ओमेगा 1/ωc माइनस ओमेगा L, ठीक है, क्योंकि ये डोमिनेट करने लग गया, ठीक है। फेज एंगल कितना है, देखो जरा, फेज एंगल कितना है, फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, डेट इज करंट लीड्स द वोल्टेज बाय फेज एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो ये हमारे पास कुछ जानकारी यहां से मिली।
अगर हम इसमें और चीज जोड़ना चाहते हैं तो इंस्टेंटेनियस करंट कितनी हो जा रही है, देखो इंस्टेंटेनियस करंट तो कितनी हो जाएगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट आगे चल रही है तो कितना हो जाएगा बेटा, पाई/2 एंगल हमने ऐड कर दिया है। देखो करंट आगे चल रही है इसमें 90 डिग्री इससे वोल्टेज से, तो ये रिजल्टेंट वोल्टेज है, ये रिजल्टेंट वोल्टेज ई से, ये है आपका ई नॉट साइन ओमेगा, तो इसमें कितना जुड़ जाएगा, पाई/2। तो ये यहाँ ठीक है। अब एक बात और देखनी है, देखो यहां पे देखो कैपेसिटर डोमिनेट कर रहा है सर्किट में, यानी कि पूरी प्रॉपर्टी जो है सर्किट की कैपेसिटर के अकॉर्डिंग होगी अब, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर की गवर्नमेंट आ गई, तो कैपेसिटर के अकॉर्डिंग जो है क्या होगा, पूरा सर्किट काम करने लगेगा। तो ये सर्किट क्या हो जाएगा उस वक्त, कैपेसिटर की तरह बिहेव करते, यानी कि कैपेसिटिव सर्किट हो जाएगा। तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूं कैपेसिटिव सर्किट। तो किस कंडीशन में कैपेसिटिव होती है, ये हमें जानकारी मिल गई, यानी कि मैंने इसी इज ग्रेटर देन EL, दैट इज XC इज ग्रेटर देन XL। और इसको करना चाहते हैं यानी कि 1/LC लेस देन ओमेगा स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, सॉरी इज ग्रेटर देन कितना होना चाहिए आपका, और यहाँ पे क्या आ रहा था आपका, अगर इधर पे देखें तो कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 1/LC। ऐसी कंडीशन आई थी, क्योंकि जगह बची हुई तो मैंने दोनों लिख दी। तो इस कंडीशन पे आपको देखो ऑप्शन में जो है 4 ऑप्शन बना दिए, एक ऑप्शन ये लिख दिया, एक ऑप्शन ये लिख दिया, और 2 ऑप्शन और आपके सामने प्रोवाइड कर दिए, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। तो आपसे पूछा है किस केस में इंडक्टिव होता है, तो इंडक्टिव इस केस में होता है, किस केस में जो है कैपेसिटिव होता है, तो इस केस में होता है। तो ये अब हम बेहतर जानते हैं। लेकिन देखिए अलग अलग काम करने से बेहतर है कि इन जनरल इनकी एक इक्वेशन को बना लिया जाए, ठीक है। तो इन जनरल हम इस पे काम कैसे करेंगे, तो हम ये देख रहे हैं इन जनरल। तो इन जनरल क्या है, तो नेट वोल्टेज E इज इक्वल टू, तो EL माइनस EC। देखो मैंने माइनस का साइन नहीं लगाया है, यहाँ पे एक सिमिलरिटी जैसा कुछ साइन लगा रखा है, ठीक है। तो जो डोमिनेट करेगा बेटा वो पहले आ जाएगा, लेफ्ट साइड में आ जाएगा, वो समझ में आ रही बात है। जैसे अभी जैसे मैं मान रहा हूं कि ये E जो डोमिनेट करे, तो मैं यहाँ पे परफेक्टली माइनस लिख दूंगा। अगर EC डोमिनेट करे तो EC को पहले लिख लूंगा, EL को बाद में लिख लूंगा, ठीक है। यानी कि कैपेसिटर डोमिनेट कर रहा है तो EC पहले आ जाएगा, इंडक्टर डोमिनेट कर रहा है तो EL पहले आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। तो अभी हमको पता नहीं है कि कौन डोमिनेट कर रहा है, तो हमने इन जनरल यहाँ पे लिख लिया। तो E इज इक्वल टू नेट EMF, E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, EL कितना है आपका, I इंटू XL माइनस I इंटू XC, और I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E अपॉन XL माइनस XC, ठीक है। XL माइनस XC कितना है बेटा, Z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, XL माइनस XC, ये Z है, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, स्कोर करना है तो आपको कितना हो जाएगा, ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C। ये आ गया। अब इसकी इंस्टेंटेनियस इक्वेशन अगर आपको चाहिए इन जनरल, तो इंस्टेंटेनियस करंट I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस पाई/2। प्लस माइनस क्यों लिखा बेटा, अगर जो है इंडक्टर है, अगर इंडक्टर है तो माइनस आ जाएगा, इंडक्टर डोमिनेट कर रहा है तो माइनस आ जाएगा, अगर जो है कैपेसिटर है तो प्लस आ जाएगा। तो इन जनरल मैंने दोनों ही इक्वेशनों को एक साथ क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, ठीक है। तो हमें जो है यहाँ पे बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हुई, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर पूछता है आपसे, देखिए इंस्टेंटेनियस पावर पूछता है, ठीक है, तो आप दोनों इक्वेशनों को एडअप करेंगे तब हो जाएगा, ठीक है। अभी इस बोर्ड में मैं भी इस चीज को इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूं, तो उसको भी आप जो है इसमें इंट्रोड्यूस करके लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुल मिला के एवरेज पावर क्या हो जाएगी, इसमें लॉस में जाएगी, ठीक है। तो यानी कि 0 में जाएगी, तो क्योंकि ये कॉस है वो साइन आ जाएगा, तो साइन कॉस क्या होता है आपका, एक 2 बना देगा, तो एवरेज पावर जो है इसमें 0 हो जाएगी, क्योंकि नाइट फेज एंगल जो है 90 डिग्री है। तो एवरेज पावर देखो, इसमें एवरेज पावर को अगर इन्वॉल्व करना चाहें तो मैं यहां पे लिख रहा हूं एवरेज पावर। ये तब होगा बेटा जब ये जो और ये जो है बिल्कुल जो है आपके क्या है, आइडियल होंगे। आइडियल केस में होता है ऐसा, एवरेज पावर लॉस कितना हो जाएगा इस केस में, देखो तो P एवरेज इज इक्वल टू IRMS ERMS किसी भी केस में cos फाई, और फाई यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री है। तो फाई 90 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है ये cos फाई 90 रखेंगे दोनों केसों में, चाहे ये केस लो चाहे ये केस लो, तो कितना हो जाएगा, P एवरेज कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस की इक्वेशन कैसी बनेगी, इसके लिए उसके लिए अगर आपको बनानी है
तो इन जनरल इंस्टेंटेनियस पावर जो है P इंस्टेंटेनियस P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा E साइन ओमेगा टी, ये आ गया, इंटू साइन ओमेगा टी प्लस माइनस पाई बाई 2, दोनों के लिए एक साथ लिख दी मैंने बेटा, ठीक है, आई नॉट, क्योंकि ई पी टी इज इक्वल टू क्या, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इंटू इंस्टेंटेनियस, ये आ गया। तो ये बिल्कुल अलग चीज है, तो इसको मैंने बिल्कुल अलग लिख लिया है, ठीक है, ये अलग चीज है, थोड़ा सा बोर्ड में सारी चीजों को एक साथ मेंशन करने के लिए मैंने ऐसा किया, ठीक है। तो आपके पास जो है एवरेज पावर, इसमें भी लॉस ही होगी, जीरो होगी, देखो, क्योंकि कॉस फाई क्या होगा, ये वाला फैक्टर देखिए, ये अलग से है, तो इसको आप अलग से देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें मैंने दो चीजें और इन्वॉल्व कर दी यहाँ पे, ठीक है, और इनकी इक्वेशंस भी यहाँ पे इन्वॉल्व कर ली। अगर इस सर्किट में आपको कोई प्रॉब्लम होती है समझने में कि मतलब जो है कि कैसे, मतलब ये क्या किया हमने, तो अगर आपको फिर जानकारी कुछ लेनी है तो मुझे प्लीज़ जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और ध्यान रहे मेरे वीडियोस को जब भी आप कभी देख रहे हैं तो 360 पिक्सल पे देखें तो आपको ज़्यादा बेहतर क्लैरिटी नज़र आएगी, क्योंकि 144 पिक्सल आपका शो जो कर रहा है वो अच्छा नहीं कर रहा है, क्योंकि 240 में करता है, तो 240 जो है आपका जो है शो नहीं कर रहा है, यूट्यूब नहीं दे रहा है उसको। तो आप इसको प्लीज़ जो है देखिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और आप सभी लोग पढ़ते रहिए, और आपकी जो भी क्वेरीज है बेटा मैं उसको फुलफिल करूंगा, यानी कि यहाँ पे पूरा करने की कोशिश करूंगा अपनी तरफ से, ठीक है। तो ओके, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।